हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम करें फरवरी 2015 के सीटेट के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साइंस के भी 15 क्वेश्चन हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। जो 15 क्वेश्चन हमारे साइंस के बच गए हैं आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 16 से। यानी 15 क्वेश्चन हमारे पहले हो चुके हैं। अब 16 से आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो क्या है पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु की आभासी और विवर्धित छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो कौन सी छवि बनानी है हमें, आभासी में, यानी सिर्फ आभास होना चाहिए कि यहाँ पे प्रतिबिंब बना है। और विवर्धित क्या होगी, यानी उस वस्तु से बड़ा बनना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम कौन से दर्पण का या लेंस का उपयोग करेंगे। तो आपको पता है क्या, समतल दर्पण से तो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है और उसके वस्तु के बराबर होता है और उनकी दूरी लेंस से बराबर रहती है बिंब और प्रतिबिंब की। तो ये तो समतल दर्पण के बारे में हो गया। अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आभासी नहीं। पर जो अवतल दर्पण है हमारा, अगर बिंब को कहाँ रखा जाए, फोकस और वक्रता केंद्र की, यानी फोकस पे और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो हमें आभासी प्राप्त होगा। और उत्तल लेंस में भी ये स्थिति है, यानी इन्हीं इस जब उसके फोकस के और वक्रता केंद्र के बीच में बिंब को रखेंगे तो उत्तल लेंस से भी हमें आभासी और विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि आभासी और विवर्धित प्रतिबिंब के लिए हम कौन से लेंस का या दर्पण का उपयोग करेंगे। तो क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, आ जाएगा हमारा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। और इसके लिए एक कंडीशन है कि वस्तु यानी जो बीम है वो कहाँ रखना चाहिए, फोकस के और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होना चाहिए। तभी हमें ये जो हम इस कंडीशन है कि आभासी और विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो क्या आ जाएगा 76 का 2 नंबर है ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोलियो का कारण है, यानी पोलियो जो रोग है उसका कारण है क्या है, किसकी वजह से होता है। तो आप सबको पता है कि पोलियो एक वायरस जनित विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, जैसे टाइफाइड वगैरह हो गए हमारे, ये होते हैं बैक्टीरिया जीवाणु से होते हैं। तो हमें पूछे पोलियो का कारण क्या है, तो पोलियो का कारण विषाणु वायरस हो जाएगा। तो 77 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कक्षा 8 के किसी विद्यार्थी का यह कथन है, हम पृथ्वी में रहते हैं और यह गोल है और यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने आरंभिक बिंदु पर लौट आया। यानी कोई विद्यार्थी है कक्षा 8 का, वो क्या कह रहा है कि हम पृथ्वी में रहते हैं और पृथ्वी गोल है, तभी तो जो कोलंबस का जहाज था वो अपने पहले वाले बिंदु पे ही लौट आया। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी। यानी जो शिक्षक है उस क्लास का वो क्या करे कि जो बच्चे की ये मतलब ऐसी ये अवधारणा है इसको कैसे स्पष्ट करे, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए वो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो बच्चे ने बोला है कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो जब भी जो उसका कोलंबस का तो जहाज था वो आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया था। इसकी वजह से जो पृथ्वी गोल है, यानी गोल चीज पे कोई वस्तु वापस अपने आरंभिक बिंदु पर लौट आती है, बच्चे ऐसा मानते हैं। तो अगर हम उसको उससे संबंधित कोई चुनौती देंगे, कोई कार्य देंगे, तो वो जो चीज है उसकी स्पष्ट हो जाएगी, वो अवधारणा, वो कंसेप्ट। तो क्या करना चाहिए टीचर को, अंतरिक्ष के लिए किए गए चित्रों को प्रस्तुत करके बच्चे की संकल्पना को चुनौती दीजिए और उसे यह समझने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी अधिक बड़ी है। यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या है बहुत बड़ी है और उसको समझने के लिए उसके सामने ऐसे ऐसे चित्र या ऐसे कंसेप्ट रखिए ताकि वो चीज उसके क्लियर हो जाए। तो 78 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है। तो क्या बताना है, उद्देश्य नहीं बताना है हमें इस क्वेश्चन में कि उच्च प्राथमिक
जो स्तर है उस पे हम जो विज्ञान शिक्षण करा रहे हैं उसका उद्देश्य नहीं है। यानी अगर हम अवधारणा को स्पष्ट करेंगे, उसका अर्थ समझाएंगे, उससे बच्चे से खुद से करवा के वो चीज देखेंगे, तो ये तो उसके उद्देश्य है। पर उस चीज को अगर हम बार बार बच्चे से रटवाएंगे, यानी याद करने से संबंधित अगर कुछ हो गया, तो वो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। याद नहीं करवाना है हमें बच्चे को, हमें उस चीज को स्पष्ट करना है। उस चीज का अर्थ बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि इसका क्या अर्थ होता है, वो उसका उद्देश्य है। पर याद करवाना उसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों में इसके अनुप्रयोगों को जानना, यानी सिद्धांतों और उसके तथ्यों को जानना और अनुप्रयोग करना, ये तो विज्ञान का उद्देश्य है। दूसरा क्या है, विज्ञान की प्रक्रिया और विषय वस्तु को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। तो क्या हो गया, याद करके, याद नहीं कर रहा है, उस चीज को स्पष्ट करना है, उसका अर्थ बच्चे को समझ में आना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है और इसका क्या अर्थ होता है। तो ये इसमें राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्य को आत्मसात करना, तो ये तो होना चाहिए बच्चे में। 4 नंबर क्या, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य प्रकृति की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण करना, तो ये सब इसके उद्देश्य हैं। पर जो 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका उद्देश्य नहीं है विज्ञान शिक्षण का। तो 79 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या होता है, जिसका उत्तर कोई निश्चित नहीं होता, यानी एक जो लिमिट होती है आंसर देने की, वो उसकी कोई लिमिट निश्चित नहीं है, यानी उसको हम अनलिमिटेड कह सकते हैं कि इसका आंसर कोई निश्चित नहीं है, मुक्त अंत वाला हो गया, यानी उसका कोई अंत नहीं है। ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि ये पर्सन मुक्त अंत वाला पर्सन है। तो पहला ऑप्शन क्या दिए, व्याख्या कीजिए कि हम सदैव चंद्रमा का ही पक्ष पार्श्व क्यों देखते हैं, यानी एक ही पक्ष क्यों देखते हैं हम चंद्रमा की, इस चीज की हमें व्याख्या करनी है। तो इसका तो कोई कारण निश्चित है, तो वो बता देंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन तो मुक्त अंत वाला नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा ऑप्शन, मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता तो क्या तभी भी इसकी कलाएं होती। 3 नंबर ऑप्शन, दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देती, कारण सहित व्याख्या कीजिए। 4 है, चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है। तो जो 4 चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है, इसका भी कोई कारण निश्चित होगा, तो ये भी नहीं है। 3 है, दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देती, तो इसका रीजन है दिन के समय सूर्य का प्रकाश इतना अधिक हो जाता है कि बाकी सब तारे वगैरह नहीं दिखाई देते, तो इसका कारण भी निश्चित है। तो सिर्फ 2 नंबर ऑप्शन ऐसे है, मान लेना, यानी इसमें मानना है, हमें कल्पना करनी है, तो कल्पना का तो कोई अंत नहीं होता। तो ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है 2 नंबर, इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा कि मान लीजिए यदि चंद्रमा अपने स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता तो क्या तब भी उसकी कलाएं होती, तो यही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 80 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है, यानी हमें उस परिस्थिति को बताना है जो विद्यार्थी के लिए स्पष्ट ज्ञान का कारण है, कि इससे बच्चे का जो ज्ञान है वो स्पष्ट हो जाएगा, वो समझ है वो विकसित हो जाएगी, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है इसमें, विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा दैनिक उपयोग की सामग्रियों के विषय में शिक्षण दी जा रही है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को पहले आर्किमिडीज के सिद्धांत का निर्देशन दिखाया गया है और फिर विस्तृत व्याख्या की गई है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी दी गई सामग्रियों को स्वयं बनाए, बंद विद्युत परिपथ में रखकर उन पर चालक और अचालक विद्युत रोधी के लेबल लगा रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, विद्यार्थी भोजन के अव्यय विषय पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के सुपरिष्कृत और विस्तृत स्तर में भाग ले रहे हैं। कौन सा बच्चे के लिए स्पष्ट ज्ञान का कारण है, तो 3 नंबर ऑप्शन क्या है इसमें, देखिए विद्यार्थी दी गई सामग्रियों को स्वयं बनाए, यानी इसमें विद्यार्थी क्रियाशील हो गया, स्वयं आ गया, यानी विद्यार्थी खुद कर रहा है उस चीज को,
तो ये वाला ज्ञान होगा बच्चे के लिए स्पष्ट होगा, वो खुद से करेगा, क्रियाशील होगा, सक्रिय रूप से उसमें भाग ले रहा है। तो यही इसमें सही हो जाएगा। तो 81 का थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं अपना एक कान स्टील की मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। तो क्या होता है फिर जब एक कान मतलब अपना कान है वो स्टील की रेल की पटरी पर रख रहे हो, तो ट्रेन आएगी, उसकी ध्वनि उसको सुनाई देगी अगर वो पटरी पे अपना कान रखेगा तो। और जो ध्वनि सुनाई देगी अगर वो खड़ा होता तब जो ध्वनि सुनाई देती, और पटरी पर कान रखने की जो ध्वनि सुनाई दे रही है उसका टाइम में फर्क होगा। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि है वो जब उस पे रखा जाएगा, पटरी पर कान रखा जाएगा तो जल्दी सुनाई देगी, और जैसे ही खड़ा होगा तो वो ध्वनि उसको लेट सुनाई देगी, यानी टाइम में फर्क आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोस में अधिक होती है और वायु में कम होती है। यानी जो हमारा माध्यम हो गया एक प्रकार से, स्टील भी माध्यम है और वायु भी माध्यम है। तो सघन माध्यम में जो ध्वनि की चाल है वो ज्यादा है, और जो विरल माध्यम है यानी वायु वाला जो माध्यम है उसमें ध्वनि की चाल कम होगी, इसलिए ऐसा होता है। तो आपने उस पे रेल की पटरी पे कान रखा है और वो भी स्टील की पटरी पे। तो क्या हुआ, मैंने आने वाली ट्रेन की क्या की है, ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। दूसरा क्या दिया है, वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। तीसरा क्या दिया है, गैसों की तुलना में ध्वनि ठोस में अधिक चाल से गमन करती है। तो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? आपने कान रखा है तो ये आपने परीक्षण की है और इसके निष्कर्ष निकाले हैं कि ध्वनि की जो चाल है वो वायु की अपेक्षा स्टील में तेज गमन करती है। तो ये आपने निष्कर्ष निकाले हैं। तो ये पहला तो आपने प्रयोग किया है, और दूसरा बी और सी उसके निष्कर्ष हो गए। तो कौन सा ऑप्शन इस हिसाब से सही हो जाएगा? ए हमारा परीक्षण है, बी और सी उसके क्या है, निष्कर्ष है। तो 82 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी अनंत तिरछे समतल पर एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी और उस अनंत तिरछे समतल के कोण के बीच के संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है ये? यानी ऐसे जो तिरछे वाला एक स्थल है उस पे ऐसे गेंद रखी हुई है और वो ऐसे लुढ़क रही है, तो इसको एक ग्राफ के द्वारा बताया गया है। तो क्या करना चाह रहे हैं, ऐसा ग्राफ बना के जो हम स्पष्ट कर रहे हैं, तो अपने जो कंसेप्ट है उसको स्पष्ट कर रहे हैं, उसकी व्याख्या ही तो कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, निर्वचन या व्याख्या करना। 83 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण है, यानी प्लास्टिक के गुण बताना है आपको। तो क्या होता है प्लास्टिक, एक तो उससे जो सामान बनता है वो सुंदर होता है और महंगा भी नहीं होता, यानी सस्ता मिल जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो गुण होता है प्लास्टिक का, कि ये विद्युत का कुचालक होता है, यानी इसमें से विद्युत प्रवाह नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह नहीं हो सकती प्लास्टिक में से। तो ये हो जाएगा। और एक इससे जो बना सामान होता है वो मजबूत होता है, टिकाऊ कह सकते हैं। तो ये कुछ गुण होते हैं प्लास्टिक के, वो ही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है, टिकाऊ विद्युत के सुचालक अन्य अभिक्रियाशील होता है प्लास्टिक। दूसरा है उष्मा का सुचालक, तो सुचालक तो नहीं होता है, तो कुचालक होता है। तो पहला ऑप्शन भी कट हो गया सुचालक की वजह से, और दूसरा ऑप्शन भी कट हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, टिकाऊ वजन में हल्के और अन्य अभिक्रियाशील होते हैं, यहाँ किसी के साथ ये क्रिया नहीं करता प्लास्टिक। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लास्टिक के गुण में 3 नंबर ऑप्शन। टिकाऊ होता है, वजन में हल्का होता है, सभी क्रियाशील होता है। तो क्या हो जाएगा, 84 नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जैव विविधता क्या होती है, यानी जैव विविधता क्या होगी, विविधता अलग अलग प्रकार की, यानी एक ही जगह अलग अलग प्रकार की
सामग्री या वस्तु या जीव हमें मिलना, तो वो है विविधता। तो जैव विविधता होगी तो जीवों से संबंधित होगी, यानी जहां पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति लगा लीजिए, पादप लगा लीजिए, जीव लगा लीजिए, तो जैव विविधता वही होगी। एक ही जगह पर अलग अलग प्रकार की जीव जंतु या पादपों का मिलना जैव विविधता है। तो उससे संबंधित हमें कथन बताना है कि जैव विविधता आखिर है क्या। तो पहला कथन दिया है, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीसीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। तो एक प्रकार की नहीं है ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या है, यह किसी दिए गए क्षेत्र के केवल पादप जात और प्राणी जात की किसी विशेष स्पीसीज का उल्लेख करती है, यानी एक का उल्लेख नहीं करती है, ये सब का उल्लेख करती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न या विविध स्पीसीज का उल्लेख करती है, तो यही होते हैं जैव विविधता। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र होता है। तो ये तो ठीक है, एक कृत्रिम क्षेत्र होता है, पर जरूरी थोड़ी ना कि जानवरों के लिए ही हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन इस वजह से गलत हो गया। तो ओनली सी नंबर जो कथन है वो सही है जैव विविधता के बारे में। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा कहीं दिया है कि केवल सी हो, 4 नंबर ऑप्शन ऐसा है हमारा जिसमें केवल सी दिया हुआ है, तो ये इसमें सही हो जाएगा 85 का 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। यानी कोशिकाओं से संबंधित कुछ पद दिए गए हैं, उन पे देखना है कि क्या कैसे कौन सा है। तो पहला दिया है क्रोमोसोम, गुणसूत्र दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है जीन। तीसरा दिया है न्यूक्लियस, केंद्रिका। 4 नंबर पे दिया है राइबोसोम। तो कौन सा सही लग रहा है आपको कि ये सब कोशिका के बारे में है? तो देखिए क्रोमोसोम गुणसूत्र, गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं जो हमारे अनुवांशिक गुणों के लिए क्या करते हैं, जो हमारे अनुवांशिक गुणों को निर्धारित करते हैं जीन। तो ये दोनों तो एक दूसरे से संबंधित हो गए कि गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं। और केंद्रिका, केंद्रिका भी इनसे संबंधित है कि केंद्र के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के ऊपर जीन और वहीं पे केंद्रिका। तो ये सब केंद्र के बारे में हो गए ये तीनों, ए बी और सी। पर राइबोसोम एक अलग होता है, राइबोसोम अलग होता है, ये एक राइबोस शर्करा आती है और ये होते हैं हमारे डीएनए में, यानी डी ऑक्सी राइबोस शर्करा है ये, और ये एक अलग है राइबोस शर्करा। तो ए बी सी तीनों एक से ही संबंधित है, पर डी इसमें अलग हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें ए बी और सी तीनों दिए हो। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसमें ए भी है, बी भी और सी भी है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा 86 का 2 नंबर ऑप्शन। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव में जनन की अवधि की घटना का सही क्रम बताना है कि मानव में जो जनन होता है उसका जो क्रम है वो किस प्रकार होता है। तो आपको पता है मादा का अंडा और क्या होता है नर का शुक्राणु मिलके क्या करते हैं, दोनों में अलग अलग है तब तक तो वो क्या करेंगे, युग्मक है। फिर उनमें निषेचन हो गया, दोनों मिलेंगे तो उनमें निषेचन होगा, फिर बनेगा युग्मनज, युग्मनज बनेगा और फिर बनेगा एम्ब्रो, भ्रूण बनेगा। तो क्या हो गया, सबसे पहले क्या आएगा, युग्मक बनेंगे, यानी वो नर का और मादा का जो अलग अलग है तब तक वो क्या युग्मक है। और जैसे ही उनमें क्रिया हुई यानी दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए तो निषेचन हुआ, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद में युग्मनज बना, यानी एक कोशिका से उसका जीवन प्रारंभ हो गया, वो होगी युग्मनज। फिर बन गया हमारा भ्रूण, एम्ब्रो, यानी जीव का रूप ले लिया उसने, लास्ट में भ्रूण बन जाएगा और वहां से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, यानी एक जीव का जीवन प्रारंभ होता है। तो क्या हो गया, पहले बना युग्मक, फिर हुआ निषेचन, फिर बना युग्मनज और फिर बना भ्रूण एम्ब्रो। तो यही इसमें सही आएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 87 का। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी तालाब के जल में टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं, उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। यानी कोई तालाब का जल है उसमें क्या वृद्धि कर रहे हैं, मेंढक के बच्चे वृद्धि, यानी टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति है कि वो बढ़ते जा रहे हैं वहां पे, तो उस तालाब के जल में किसकी मात्रा है, आयोडीन की मात्रा
ज्यादा है, इसकी वजह से वो टेडपोल वहां पे वृद्धि कर रहे हैं। तो 88 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, आयोडीन की मात्रा। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई 6 kg द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी चाल से इसी सरल रेखा के अनुदिश गति कराने के लिए आवश्यक बल की मात्रा बतानी है कि कितने बल की इसको जरूरत है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 6 kg द्रव्यमान का पिंड है, यानी मास हमें दे दिया पिंड का कितना है, 6 kg। ठीक है, और क्या दिया है कि कौन सी चाल से चल रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी भी हमें दे दी, कितनी दी है, 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, वेग से वो जो पिंड है वो फिसल रहा है, और जो पृष्ठ है वो घर्षण रहित है। तो उस पे आपको क्या है, कहीं बताया है कि उस पे फोर्स लगाया जा रहा है बाहर से, कुछ ऐसा नहीं बताया गया है कि कितने फोर्स की जरूरत है, वो हमसे पूछा गया है। तो क्या है, एक समान वेग से फिसल रहा है पिंड, तो वेग समान हो गया तो त्वरण तो इसमें हुआ ही नहीं, क्योंकि त्वरण क्या होता है हमारा, वेग में परिवर्तन होता है, तो वेग में परिवर्तन तो हुआ ही नहीं है। एक समान वेग से वो पिंड गति कर रहा है, तो एक समान हो गया तो त्वरण हो गया हमारा शून्य। त्वरण हो गया हमारा शून्य, क्योंकि वेग में परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, वेग में परिवर्तन नहीं तो त्वरण उत्पन्न ही नहीं हुआ, त्वरण नहीं हुआ तो फोर्स तो लगना ही नहीं है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है एम ए। तो मास तो है, मास को तो हम शून्य नहीं कर सकते, हमें बताया गया है 6 kg का पिंड है, तो मास तो हमारे पास है, पर त्वरण नहीं है हमारे पास, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, चेंज नहीं हुई है, एक समान वेग से गति कर रहा है, तो त्वरण हमारा शून्य हो गया। अगर ये शून्य हो गया तो इसने एफ को शून्य कर दिया, क्योंकि एम तो नॉट इक्वल टू जीरो है, एम तो जीरो हो नहीं सकता, तो क्या जीरो हुआ हमारा, ए जीरो हो गया, त्वरण जीरो हो गया। ए जीरो होते ही उसने एफ को जीरो कर दिया, यानी लगने वाले वेग को जीरो कर दिया, क्योंकि उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, एक समान साल से चल रहा है। अगर उसके वेग में परिवर्तन करेंगे तब फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, तो वही हमें बताना है कि कितने फोर्स की उसको जरूरत है। तो 0 न्यूटन का फोर्स लगाना है, यानी कोई फोर्स नहीं लगाना, वो एक समान उससे वेग से चलता रहेगा। तो 89 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 0 न्यूटन का बल की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इन जो टार्टरिक अम्ल है वो किस किस में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें आपको, पहला ऑप्शन है नींबुओं में, दूसरा ऑप्शन है आंवला में, और तीसरा ऑप्शन है कच्चे आम में, और 4 नंबर है अंगूरों में। तो हमें बताना है कि इनमें से टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो कच्चे आम में और किसमें, अंगूर में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जो हमारे दो ऊपर बच गए नींबू और आंवला, इसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। आपको एक खाते हो तो पता चलता है कि आम का और अंगूर, चलो ठीक है वो खट्टे होते हैं, पर उनकी जो खटाई होती है वो इतनी नहीं होती कि हम उनको नहीं खा सकते, पर नींबू की और आंवला की खटाई को आपको पता है कि अलग होती है, तो इनका जो अम्ल है वो अलग हो गए। तो कच्चे आम में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल, और अंगूर में भी, पर नींबू में और आंवला में साइट्रिक अम्ल होता है। तो 90 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिसमें कच्चे आम यानी सी और डी होना चाहिए, तो सी और डी है हमारा 2 नंबर ऑप्शन। तो 90 का हो जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट, सी और डी। आज हमने किए हैं साइंस के 15 क्वेश्चन आंसर डिस्कस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।